एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए आगे जो है हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। वैसे तो बहुत सा बुक जो है केवल वर्क एंड एनर्जी लिख लेता है, लेकिन इसी में चूँकि पावर को भी पढ़ना है इसलिए ऐड कर दिए हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक ना। एस.सी. वर्मा के बुक में देखेंगे तो वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 8 है उसके अकॉर्डिंग। तो आइए सबसे पहले इसमें हम लोग सीखेंगे वर्क के बारे में। ठीक, देखिए सबसे पहले ये जाने फिजिक्स में वर्क का क्या मतलब है। याद रखेंगे यहाँ फिजिकल वर्क से मतलब है, मेंटल वर्क से मतलब नहीं है। आप बैठ के पढ़ रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं हुआ, ये कोई वर्क नहीं हुआ। हम इस पोजीशन में खड़े हैं, हम पे कोई वर्क नहीं हो रहा है। मतलब कि यहाँ वर्क का मतलब इस चीज़ से है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट पर आप फोर्स लगाए और उस पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक ना, किसी पॉइंट पर आप फोर्स लगाए और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तब हम लोग समझेंगे कि कुछ वर्क परफॉर्म हुआ। यानी बोलेंगे क्या, व्हेन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स सफर्स some displacement, then work will be performed। ठीक ना। आप किसी पॉइंट पे फोर्स लगाए और अगर उस पॉइंट में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कोई वर्क परफॉर्म नहीं हुआ। अब इसको मेजर कैसे करते हैं, ये तो हम लोग समझे कि किसी पॉइंट पर अगर फोर्स लगा उस पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क परफॉर्म होगा, लेकिन उसको मेजर कैसे करेंगे। तो बोलेंगे क्या, वर्क इज मेजर्ड एज the dot product of force and displacement, ठीक है। देखो जी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है और जाहिर है डॉट प्रोडक्ट है तब तो ये स्केलर ही होगा। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक, आइए इसको हम लोग समझते हैं इस तरह से। मान लो कोई ब्लॉक को ग्राउंड पे रखे हुए, जमीन पे रखे हुए, और एक फोर्स लगाया गया इस पॉइंट पर एक फोर्स लगाया गया। सपोज करो ये जो ब्लॉक है इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ या जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया गया उस पॉइंट में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिस्प्लेसमेंट एस। ठीक, डिस्प्लेसमेंट एस। तो अगर ये पूछा जाए कि बतलाव ये जो अप्लाइड फोर्स एफ है इसके द्वारा वर्क क्या हुआ। एक बात और समझें, जैसे अगर आपसे कोई कह दे कि बतलाव ये ब्लॉक यहां से यहां तक गया, वर्क क्या हुआ, तब ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। आप वर्क किस फोर्स के कारण पूछ रहे हैं। नॉर्मल भी लग रहा है, mg भी लग रहा हो सके फ्रिक्शन भी लग रहा हो, एफ भी लग रहा हो, यानी जब भी वर्क पूछना है
तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हम किस पॉइंट के, किस फोर्स के कारण वर्क पूछ रहे हैं। अगर मान लो ये नहीं कहा जाए कि किस फोर्स के कारण वर्क, केवल वर्क पूछा जाए, तब मुझे टोटल वर्क निकालना पड़ता, यानी सारे फोर्स के कारण वर्क निकालना पड़ता। तो खैर यहाँ पे हम लोग वर्क निकाल रहे हैं, वर्क डन बाय फोर्स एफ। इस एफ फोर्स के कारण वर्क निकालें तो क्या लिखेंगे, बोलेंगे एफ डॉट एस, ठीक ना, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो सोचो फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो हम लोग इसको एफ एस कॉस थीटा बोलेंगे, या इसी को हम लोग ऐसे बोलते हैं एफ कॉस थीटा इंटू एस। थोड़ा समझेंगे इसको। जिधर फोर्स लगे अगर उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो, मान लो अगर एफ इधर ना होके इधर होता और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होता, तब वर्क जो है सिंपली एफ इंटू एस हो जाता है। लेकिन फोर्स इधर लगा और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तब हम लोग एफ इंटू एस न बोल करके सबसे पहले ये देखते हैं कि जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ उस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा। जैसे ये पॉइंट यहाँ से यहाँ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर हुआ ना, तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा। तो एफ इधर है तो इस डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा होगा कि नहीं, यानी एफ कॉस थीटा इंटू एस। यही हो गया वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स एफ। इस एफ फोर्स के द्वारा वर्क हो गया। अगर ये पूछा जाए कि यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ वर्क, तो फोर्स का समझ ही रहे, न्यूटन हो गया, एस हो गया मीटर, न्यूटन मीटर हो गया। इसको हम लोग जूल बोलेंगे। और अगर डायमेंशनल इक्वेशन निकालना हो, ये सब समझ ही रहे, यूनिट डायमेंशन चैप्टर में पढ़े हुए हैं। एम एल टी पावर -2 फोर्स का, अब मीटर हो गया एल, यानी एम एल पावर 2 टी पावर -2, ठीक। ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन वर्क का। तो चलिए हम लोग यहाँ तक सीखे, पहले इसको लिखें। अब हम लोग वर्क के डिफिनीशन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं और वो आपके कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करेगा। हर एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। जैसे इस एग्जाम्पल में कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिस पर हम एफ फोर्स अप्लाई किए। कितने डिस्प्लेसमेंट तक एफ फोर्स अप्लाई किए, S1 तक। उसके बाद इस फोर्स को हटा लिए और फाइनली जो है ये ब्लॉक S2 डिस्टेंस आगे जाकर के रुक जाता है। यही क्वेश्चन में लिखा हुआ, ठीक। अब पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है वर्क डन बाय फोर्स F। इस अप्लाइड फोर्स F के द्वारा वर्क क्या होगा। पहला ऑप्शन है FS1, दूसरा ऑप्शन है FS2, तीसरा ऑप्शन है FS1 प्लस S2, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। थोड़ा सोचिए तो, एक ब्लॉक को पुश करते हुए लेकर के गए कहाँ तक, यहाँ तक। इसके बाद फोर्स को हटा लिए, ब्लॉक S2 डिस्टेंस आगे जाकर के रुक गया। पूछा जा रहा है कि सप्लाइड फोर्स F के द्वारा कितना वर्क हुआ। ये चारों में कौन ऑप्शन सही है, थोड़ा सोचिए, ठीक। देखिए अक्सर हम लोग के दिमाग में आता है भाई डिस्प्लेसमेंट तो S1 प्लस S2 ही ना हुआ, अब फोर्स F लगा। और जैसा कि आप पढ़े हुए हैं डिफिनीशन से कि वर्क जो होता है Fs कॉस थीटा होता, तो जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट,
तो ये एंगल तो 0 होगा और cos 0 1 हो गया तो एफएस हो गया क्या, यानी वर्क एफएस हो गया। ठीक, तो एफएस तो हो गया, एफ के जगह तो एफ लिखे, एस के जगह क्या लिखे, S1 लिखे, S2 लिखे, S1 प्लस, क्योंकि हम इसको पुश करते हुए यहाँ तक लाए और ला करके छोड़ दिए, अपने फोर्स को हटा लिए, फिर भी ये S2 आगे जा करके रुका, मतलब फिर भी S2 आगे गया है। तो हम डिस्प्लेसमेंट किसको काउंट करें, तो याद रखें डिस्प्लेसमेंट जो है ना वर्क में फोर्स से रिलेटेड है, यानी कि जब तक ये फोर्स लगा उस पीरियड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ मतलब उसी डिस्प्लेसमेंट से, टोटल डिस्प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये S1 ही डिस्प्लेसमेंट तक ना वर्क किया है, इसलिए ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट होगा। हमको पूरे डिस्प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर हमसे कोई पूछता कि फ्रिक्शन के कारण वर्क क्या हुआ, हमसे तो ये पूछा गया एफ के कारण वर्क, तो देखो फोर्स तो इस पर इधर नॉर्मल लग रहा, नीचे mg लग रहा, इधर फ्रिक्शन लग रहा, फ्रिक्शन लग रहा है तभी ना रुका। ठीक, अगर फ्रिक्शन के कारण वर्क पूछा जाता तो देखो फ्रिक्शन इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, बीच का एंगल 180 है। जान रहे हो कि अगर ये 180 हो जाए तो cos 180 -1 होता है ना, तो वर्क -f × s होगा। तो देखो जी फ्रिक्शन के कारण वर्क देखेंगे तो -f × S1 + S2 बोलेंगे। तो इसमें हम S1 + S2 क्यों बोले, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ से यहाँ तक लगेगा, फ्रिक्शन बीच में गायब नहीं होने वाला, फ्रिक्शन पूरे मोशन में लग रहा, तो पूरे मोशन में लग रहा है तब डिस्प्लेसमेंट हम पूरा काउंट करें। क्लियर है बात, समझ गए? यानी कि केवल ऐसे नहीं याद रखना है फोर्स कितना डिस्प्लेसमेंट कितना, ये भी देखना है कि वो फोर्स कब तक लगा और उस पीरियड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वही डिस्प्लेसमेंट से उस फोर्स के वर्क का मतलब है। यानी अगर एफ का वर्क पूछा जाए तो हमको इतना ही से मतलब, इसके बाद आगे कहाँ गया, रुका कि नहीं रुका, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब फ्रिक्शन का वर्क पूछ रहे हैं तो फ्रिक्शन कब तक लगा, तो यहाँ तक लगा, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा। अब चलिए बात नॉर्मल की है, चलिए ये भी हम लोग काम कर लें। तो नॉर्मल के लिए n.s, जाहिर है नॉर्मल भी हर जगह लगा है ना, यानी नॉर्मल के लिए भी डिस्प्लेसमेंट S1 + S2 हुआ, लेकिन नॉर्मल ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, बीच का एंगल 90 है, तो ns cos 90, अब s के जगह हम कुछ भी लिखें, जब cos 90 है तो 0 ही आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ अगर mg के द्वारा वर्क आपसे पूछा जाता तो बोलते क्या, mg.s, और फिर mg और s के बीच का एंगल भी 90 ही है, mg डाउनवर्ड में है और s इधर है, बीच का एंगल 90 है, तो जाहिर है इसका भी डॉट प्रोडक्ट लेंगे, mgs cos 90 और cos 90 क्या हो गया 0। यानी एक बात और हम लोग सीखे कि जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा वो फोर्स कोई वर्क परफॉर्म नहीं करता। क्लियर है? तो चलिए इस एग्जाम्पल को लिख, आइए हम लोग इस एग्जाम्पल को देखते हैं। एक कॉर्नर में एक बैलून रखा हुआ, ठीक है, कॉर्नर में एक बैलून रखा हुआ, आप क्या किए, अपने फिंगर से इसको कंप्रेस करने का कोशिश कर रहे हैं, यानी आप यहां फोर्स लगाए, और बैलून जो है इस तरह से कंप्रेस्ड हो गया। ठीक, बैलून इस तरह से कंप्रेस हो गया, यानी आप इस पॉइंट पर फोर्स लगाए, बैलून का अब नया पोजीशन ऐसा है, बैलून लेकिन कहीं गया नहीं, उस कॉर्नर में ही, बस केवल शेप उसका डिफॉर्म हो गया, चेंज हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि वर्क डन बाय
बाई फोर्स एफ। फोर्स एफ, फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है नॉट इक्वल टू 0। बस 2 ही ऑप्शन। बतलाइए, इस बैलून पे फोर्स अप्लाई किए, बैलून का शेप डिफॉर्म हो गया। ये बतलाएं कि इस फोर्स के द्वारा वर्क हुआ कि नहीं। बैलून कहीं गया नहीं है, बैलून बस कॉर्नर में है रुका हुआ, शेप उसका ऐसे दब गया। वर्क हुआ कि नहीं हुआ। तो जाहिर है कुछ स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा कि भाई बैलून कहीं गया नहीं तो वर्क कैसे होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये पॉइंट जहाँ फोर्स लगा वहाँ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ और फोर्स भी साथ साथ यहाँ तक आया। तो हाँ बिल्कुल, इसलिए सही आंसर यही है, नॉट इक्वल टू 0। यानी ये जो अप्लाइड फोर्स है वो वर्क किया है। ये फोर्स जो है जिस पॉइंट पर लगा उस पॉइंट में तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, साथ में फोर्स भी यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। तब बोलेंगे कि जब भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे फोर्स एक्ट करे और उस पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट हो तब वर्क परफॉर्म होगा। ठीक है, तो चलिए इस एग्जाम्पल को भी लिख लें। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल 3। सपोज कीजिए, कह रहा है कि एक आदमी जो है फ्लोर पे वॉक कर रहा, टहलते हुए जा रहा, पैदल जा रहे हैं इस जमीन पे। ठीक, सपोज कीजिए कुछ टाइम के बाद आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एस हो गया। ठीक ना, आप टहलते हुए जा रहे हैं इस रोड पे। अगर ये पूछा जाए वर्क डन बाय द फ्लोर, मतलब जो जमीन है, रोड है, बाय द फ्लोर ऑन मैन, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन नॉट इक्वल टू 0। ठीक, सोच लीजिए। पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझे। वर्क डन बाय द फ्लोर ऑन मैन, फ्लोर आदमी पे कितना वर्क किया। तो याद रखो फ्लोर कोई फोर्स नहीं होता, फ्लोर तो जमीन को कहा गया। यानी फ्लोर जो फोर्स लगाया उसके द्वारा आदमी पर वर्क कितना हुआ। तो सोचो तो फ्लोर इस आदमी पर कौन कौन फोर्स लगाएगा। तो फ्लोर इस आदमी पर ऊपर नॉर्मल लगाएगा। इसके अलावे जब हम लोग ज़मीन पे चलते हैं, फ्रिक्शन चैप्टर में आप पढ़े होंगे, आप जब चलते हैं तो अपने पैर को किधर ढकेलते हैं, पीछे। तो फ्रिक्शन जो लगता है वो तो आगे लगता है। नॉर्मल वे में जब भी हम लोग रोड पे चलते हैं, देखो चलने का यही ना मेथड है, ऐसे एक पैर उठाते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। तो हम लोग जिस पैर को ज़मीन के कांटेक्ट में रखते हैं उसको किधर ढकेलते हैं, पीछे। ठीक ना, भले वो स्लाइड नहीं करता है, फ्रिक्शन उसको रोक के रखता है, लेकिन हम लोग का चलने का मेथड यही है। मतलब एक तरह से ऐसे ऐसे हम लोग चलते हैं। तो इसलिए पैर पीछे जाना चाहता है, इसलिए फ्रिक्शन किधर लगता है, आगे। यानी पैर पे जो है फ्रिक्शन आगे लग रहा। ठीक ना, ठीक ना। ऐसे भी सोचो ना, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऊपर ही जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, कोई छिपकली है ऊपर जा रही, तो कैसे जाएगी। अपने पैर से वो दीवार को नीचे खींचती है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है, ऊपर। वही फ्रिक्शन उसको लेके जाता है। हम लोग भी रोड पे जब चलते हैं तो आखिर कोई तो फोर्स है ना जो आगे हमको मूवमेंट देता है। तो वो फोर्स कौन है, फ्रिक्शन का फोर्स है। तो जाहिर है यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है और नॉर्मल लग रहा है। यही दो फोर्स फ्लोर लगा रहा है। क्लियर है। फोर्स तो mg भी लग रहा है इस आदमी पे, लेकिन हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें mg का कोई मतलब हमको बताने का नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया वर्क डन बाय द फ्लोर ऑन द मैन। तो चलो आदमी पे वर्क कितना हुआ फ्लोर के द्वारा, यानी फ्लोर कौन कौन फोर्स लगाया,
तो फ्लोर लगाया नॉर्मल, फ्लोर लगाया फ्रिक्शन, ठीक। तो ठीक है, यानी इनडायरेक्टली हमसे पूछा जा रहा नॉर्मल कितना वर्क किया और फ्रिक्शन कितना वर्क किया। अब थोड़ा सोचिए और सोच करके तब जवाब दीजिए। नॉर्मल कितना वर्क किया, तो नॉर्मल के बारे में तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। नॉर्मल इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, बीच का एंगल 90, तो नॉर्मल का वर्क क्या हो गया, 0। नहीं, नॉर्मल इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर, बीच का एंगल 90, 0। फ्रिक्शन का वर्क क्या होगा? तो फ्रिक्शन का वर्क अगर देखें तो देखो जी, फ्रिक्शन जो है इधर लग रहा और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा। नहीं, तब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि भाई फ्रिक्शन जिधर उधर ही डिस्प्लेसमेंट, तो एफ एस कॉस 0, तो फ्रिक्शन के द्वारा वर्क एफ एस हो गया। तो नॉर्मल का वर्क तो 0 आ गया और फ्रिक्शन का वर्क एफ एस हो गया। तब बतलाओ ऑप्शन सही कौन है? वर्क डन जो फ्लोर के द्वारा वर्क होगा वो 0 होगा कि नॉट इक्वल टू 0 होगा? तो जाहिर है, लग रहा है कि क्या होना चाहिए आंसर, नॉट इक्वल टू 0। नहीं, कारण कि नॉर्मल वर्क नहीं करेगा लेकिन फ्रिक्शन वर्क करेगा। लेकिन ये भी गलत है, अब इसको थोड़ा समझना है। देखो, सही जवाब तो इक्वल टू 0 ही। देखो, बहुत बार क्या होता है कि हम लोग आंसर तो बता देते हैं, मतलब आंसर सही हो जाता है, रीजन समझते नहीं। जैसे तुमसे कोई पूछा, भाई ये बतलाओ, ये आदमी रोड पे दौड़ते हुए जा रहा है, वर्क हो रहा है कि नहीं? बहुत बार ऐसे ही लोग इनकम्प्लीट क्वेश्चन पूछते हैं, वर्क हो रहा है कि नहीं? कोई कहा नहीं वर्क हो रहा है, वर्क नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? mg किधर, नीचे, डिस्प्लेसमेंट किधर, इधर, बीच का एंगल 90, वर्क 0। तो ये बिल्कुल सही है, mg के द्वारा वर्क 0 होगा, लेकिन वो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं है जो क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में कहाँ पूछा गया mg का वर्क बतलाओ? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है पहले ये समझना होगा। अब कोई कह दिया बोलो आदमी पर वर्क हो रहा है कि नहीं, इसका मतलब आदमी पर जो जो फोर्स लग रहा है सब फोर्स मिलकर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो जैसे नॉर्मल है, फ्रिक्शन है, mg है, तब तीनों का बात हो जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन में कहा गया वर्क डन बाय द फ्लोर ऑन मैन, तो फ्लोर कौन कौन फोर्स लगाया? बस नॉर्मल और फ्रिक्शन की बात हो रही है, और कोई फोर्स का रीजन बताने का कोई मतलब भी नहीं है, और कोई फोर्स का चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान से सुने, तो आपको लगेगा कि सर सही आंसर तो नॉट इक्वल टू 0 ना, जिधर फ्रिक्शन उधर ही डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बस इसीलिए तो ये सब एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो एग्जाम्पल आपका जो बेसिक कंसेप्ट है, फंडामेंटल कंसेप्ट है, उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। देखो, आदमी चलता कैसे, क्या रूल है? जमीन पे पैर रखे हुए, अब चलो एक पैर को हवा में उठाता है, आगे बढ़ाया, फिर इसको हवा में उठाता, आगे बढ़ाया, यही ना मेथड है चलने का। तो सोचो तो, अभी पैर रुका हुआ, इस पैर को वो हवा में उठाया, जैसे ही पैर को हवा में उठाया तो इस पैर पे लगने वाला नॉर्मल और फ्रिक्शन गायब हो गया, लेकिन इस पैर पे नॉर्मल और फ्रिक्शन लग रहा है। लेकिन इस पैर में कोई डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा है ना। यानी कि जब हम लोग पैदल वॉक करते हैं, कोशिश करते हैं आपको कैमरा से दिखाने के लिए कि कैमरा के पोजीशन हम अपने पैर के तरफ ले जाते हैं और देखते हैं इससे आपको क्लियर होता है कि नहीं। देखिए, पैदल हम लोग कैसे चलते हैं, जैसे ये पैर मेरा रुका हुआ है, ये पैर हम आगे बढ़ाए, तो जिस पैर को हम आगे बढ़ाए डिस्प्लेसमेंट उसमें ना हो रहा है, लेकिन फ्रिक्शन किस पर लग रहा है? फ्रिक्शन इस पर लग रहा है। अब इसको रोक दिए, अब इस पर फ्रिक्शन लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, और ये पैर जिस पे नॉर्मल फ्रिक्शन लग रहा था, अब इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट तो हुआ नहीं। अब चलो जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट अब इस पैर में, यानी जिस पैर में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस पैर पे नॉर्मल फ्रिक्शन लग नहीं रहा है, नॉर्मल फ्रिक्शन उस पे लग रहा है जो रुका हुआ है। तो सोचो, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रुका हुआ है तब
वर्क कैसे परफॉर्म होगा? वर्क का तो डिफिनीशन है कि जहां पे फोर्स एक्ट करे उस पॉइंट में अगर डिस्प्लेसमेंट हो, समझो ये दोनों मेरा पैर ही है, चल रहा है इससे, तो ये कैसे, इसका मेथड क्या है? एक रुक जाता है और दूसरा हवा में जाता है। तो जो पैर हवा में चला गया उस पैर पे तो ना नॉर्मल लग रहा है ना फ्रिक्शन लग रहा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन जो पैर पे नॉर्मल फ्रिक्शन लग रहा है उसमें तो कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, तो जाहिर है वर्क परफॉर्म कहाँ से होगा? यानी हम लोग बोलेंगे कि इस पे नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों कोई वर्क परफॉर्म करने वाला नहीं है, क्योंकि नॉर्मल और फ्रिक्शन उस पैर पे लग रहा है जिस पैर में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। यानी जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो बोलेंगे क्या हियर? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स सफर्स नो डिस्प्लेसमेंट, hence work will be 0। सही ऑप्शन 0 आया। ठीक है, फ्लोर क्यों वर्क नहीं किया? क्योंकि नॉर्मल फ्रिक्शन जिस पैर पे लग रहा है उस पैर में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, और जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस पे नॉर्मल फ्रिक्शन लग नहीं रहा है ना। इसलिए नॉर्मल फ्रिक्शन होने लगने के बावजूद भी, ठीक है, 1 मिनट के लिए नॉर्मल का तो आपको वर्क डायरेक्ट 0 दिखता था, नॉर्मल इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, बीच का एंगल 90 0, लेकिन कंफ्यूजन तो फ्रिक्शन पे है, जिधर फ्रिक्शन उधर ही डिस्प्लेसमेंट। फिर भी क्या बोला गया कि वर्क जो है वो 0 होगा, इसलिए क्योंकि जिस पॉइंट पर फ्रिक्शन लग रहा है उस पॉइंट में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। ठीक, लिखे, नोट करें। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। एक आदमी जो है अपने सिर पर एक बॉक्स को रख लिया, ठीक है, सिर पर बॉक्स को रख लिया है और दौड़ते हुए जा रहा। सपोज करो ए एक्सेलरेशन से ये जा रहा, ठीक, इस ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट हुआ एस। ठीक ना, आदमी सिर पे बॉक्स को रख लिया और दौड़ते हुए जा रहा। पूछा जा रहा है वर्क डन बाय मैन ऑन बॉक्स, आदमी जो बॉक्स पे वर्क किया, क्या लिखें? 0, नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन आपको जाना पहचाना लगता, और अक्सर जो है क्लासरूम में स्टूडेंट से पूछने पे वो आंसर तो 0 ही बोलता है। ठीक, फिर से समझें, ये आदमी ए एक्सेलरेशन से दौड़ रहा है, सिर पे एक बॉक्स को रखे हुए। पूछा जा रहा है कि मैन इस बॉक्स पे कितना वर्क किया। देखो, बहुत बार हम लोग मीनिंगलेस बात करते हैं, जैसे एक आदमी सिर पे बॉक्स लेके दौड़ते हुए जा रहा है, बोलो वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये अपने आप में ही इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। भाई वर्क किस पे पूछ रहे हैं? आदमी पे पूछ रहे हैं, बॉक्स पे पूछ रहे हैं, किस फोर्स के द्वारा पूछ रहे हैं, ठीक ना। तो देखो याद रखना, जिन लोगों के पास कंसेप्ट बहुत अच्छा नहीं होता है वो क्वेश्चन भी अच्छे नहीं पूछ पाते, अच्छे ढंग से नहीं पूछ पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन का एग्जिस्टेंस कब होगा।
अब ऐसे ही बोल दे एक आदमी सिर पे बॉक्स लेके दौड़ रहा है, बोलो वर्क होगा कि नहीं। तुम लोग भी अपने दोस्तों से पूछने लगते हो, बोलो वर्क होगा कि नहीं होगा। ठीक ना, ये अपने आप में मीनिंगलेस क्वेश्चन है। आप किस फोर्स का बात करें। अब देखो उसी में कुछ स्टूडेंट ऐसे कहता है सर आंसर 0 होगा। बोले क्यों? mg किधर लग रहा है? नीचे, और डिस्प्लेसमेंट बॉक्स का इधर, बीच का एंगल 90, इसलिए 0। ठीक है, इसमें कहाँ पूछा गया है कि भाई बॉक्स पे mg के कारण वर्क बताइए? कहीं लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं। ये आंसर आप अगर दिए तो mg के द्वारा वर्क 0 होगा, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर थोड़े है। इसमें तो कहीं पूछा ही नहीं गया था। ये तो वही है कि प्रधानमंत्री के नाम पूछा जाए, राष्ट्रपति के नाम बता दो। ठीक है, अब जो है हम लोगों को बात करना है कि क्वेश्चन क्या है, आंसर तो बाद में बात करें। मैन बॉक्स पे कितना वर्क किया, तो ये सोचो मैन जो है बॉक्स पर कौन कौन फोर्स लगाया, मैन बॉक्स पे कौन कौन फोर्स लगाया, पहले ये सोचो। तो सोचो आदमी के सिर पे बॉक्स रखा हुआ, तो जाहिर है नॉर्मल तो लगेगा। ठीक है, और थोड़ा सोचो ना, बस के छत पे तुम बैठे हुए हो, जैसे बॉक्स आदमी के सिर पर बैठा हो, वैसे ही सोचो तुम बस के छत पर बैठे हुए हो। अब बस ए एक्सेलरेशन से भागने लगेगा, तो तुम उसके रिस्पेक्ट में पीछे ना फिसलना चाहते हो, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे। यही ना फ्रिक्शन इस बॉक्स को लेकर के जा रहा है, यही फ्रिक्शन इस बॉक्स को लेकर के जा रहा है। अगर यही फ्रिक्शन नहीं होता तो आदमी चला जाता, बॉक्स यहीं रह जाता, बॉक्स थोड़े ना साथ में जाता। तुम बस के छत पर बैठे रहते हो, अब बस के छत और तुम्हारे बीच अगर कोई फ्रिक्शन ना, बस स्मूथ रहे, तब क्या होगा? बस यही होगा। देखो तुम बस पर बैठे हुए हो, देखो बस चला जा रहा है, चला जा रहा है, तुम अपना ड्रॉप आउट हो जाओ। तो बस के छत पर बैठे हुए तुम भी आगे क्यों जाते हो? तो यही फ्रिक्शन आगे लेकर के जाता है। तो ठीक, इनडायरेक्टली पूछा ये जा रहा है नॉर्मल के द्वारा वर्क क्या होगा, फ्रिक्शन के द्वारा वर्क क्या होगा। तो नॉर्मल के द्वारा वर्क पूछे तो बोलेंगे ns cos 90, n इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, बीच का एंगल 90, 0 हो गया। फ्रिक्शन के द्वारा वर्क क्या हुआ, तो बोलेंगे fs cos 0, फ्रिक्शन आगे डिस्प्लेसमेंट आगे, fs। और याद रखो आंसर जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, 0 नहीं। ठीक ना, बहुत उल्टा पुल्टा लग रहा है ना कि भाई पहले तो हम 0 पढ़े थे। ठीक है, नॉर्मल के कारण वर्क 0 होगा। फिर कहोगे तो सर पिछला क्वेश्चन में तो फ्रिक्शन के कारण वर्क आप नहीं लिए थे। तो पिछला क्वेश्चन में आदमी के पैर पर वर्क पूछा गया था, यानी फ्लोर कितना आदमी पर वर्क किया, तो आदमी का वो पैर जिस पर फ्रिक्शन लगता था उसमें डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें तो फ्रिक्शन ऑल टाइम ना लग रहा है, क्या फ्रिक्शन बीच में गायब भी हो जा रहा है क्या? नहीं ना। अब चलो कुछ स्टूडेंट ऐसे कहता नहीं सर आंसर 0। काहे 0? इसलिए 0 क्योंकि ब्लॉक तो आदमी के सिर पे ही ना है, सिर के पहले भी सिर पे, अभी भी सिर पे। बोलेंगे वैसे डिस्प्लेसमेंट नहीं देखा जाता है क्या? सिर वहीं के वहीं है, सिर यहाँ से यहाँ आया तो ब्लॉक भी तो यहाँ से आया, यानी ब्लॉक में भी डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं? तो बिल्कुल हुआ। ब्लॉक में भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, ब्लॉक पर फोर्स लगा तो वर्क परफॉर्म होगा। ठीक है, यही आदमी अगर रिटार्डेशन से जाता, यानी समझो तुम बस के छत पर बैठे हो और ड्राइवर ब्रेक लगा रहा है, तो ब्रेक लगाएगा तो तुम आगे फिसलना चाहते हो ना, तब फ्रिक्शन किधर लगता है? पीछे। तब उस केस में वर्क हो जाता है, यहाँ 180 हो जाता, माइनस fs हो जाता। लेकिन आंसर क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। जब भी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन से ये आदमी दौड़ेगा तो आदमी के द्वारा बॉक्स पे जो वर्क होगा वो हमेशा क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नोट कर। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कहा गया क्वेश्चन में कि एक ब्लॉक को, ठीक ना, एक ब्लॉक को जमीन पे स्लाइड कराते हुए ए से बी तक लेकर के गए। ठीक ना, स्लाइड कराते हुए लेकर के गए
और फिर जो है ला करके वापस ए पे ही रख दिए। समझिए, ऐसे पेन को हम स्लाइड कराते हुए लेकर गए और फिर पेन को ला करके यहीं पे रख दिए। पूछा जा रहा है कि इस राउंड ट्रिप में जाने और आने में फ्रिक्शन के द्वारा वर्क क्या हो। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन अ राउंड ट्रिप ठीक। ब्लॉक स्लाइड करते हुए गया, स्लाइड करते हुए आया, वर्क क्या होगा राउंड ट्रिप में। चलो ऑप्शन दिया है 0, नॉट इक्वल टू 0। किसको टिक करें? तो देखिए दिमाग में आता है ब्लॉक जहां से चला वहीं पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, और डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क 0, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करें, है कि नहीं। लेकिन अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। थोड़ा समझिएगा, पूछा क्या गया है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। तो सोचो जब ब्लॉक ए से बी जाएगा, फ्रिक्शन इधर लग रहा और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा, तो फ्रिक्शन का वर्क अगर देखें ए से बी के लिए तो माइनस एफएस, और फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन बी से ए के लिए देखें, वापस जब बी से ए आएगा, चलो फिर से फिगर बना दे रहे हैं, जब ये ब्लॉक जो है बी से ए आएगा, तो अब तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, और अब डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो फिर माइनस एफएस होगा क्या, कारण कि जब ब्लॉक ए से बी जा रहा था फ्रिक्शन इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, अब बी से ए आ रहा है फ्रिक्शन इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों केस में माइनस एफएस वर्क हुआ, तो टोटल वर्क क्या हुआ, तो टोटल वर्क हो गया माइनस एफएस माइनस 2fs, यानी कि क्या सही आंसर हुआ जी, नॉट इक्वल टू 0। यानी हर बार ऐसा नहीं हो रहा है कि आप जो सोच रहे हैं आंसर उसके उल्टा हो जा रहा है। समझ गए? यानी अगर इसी क्वेश्चन में ये कहा जाता ना कि एक ब्लॉक को स्लाइड कराते हुए ले गए, आप फिर स्लाइड कराते हुए ला के यहीं रख दिए, टोटल वर्क बतलाओ, तब सही आंसर 0 होता। लेकिन क्या पूछा है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन जो फोर्स है ए से बी तक जाने में जो फ्रिक्शन था, बी से ए तक आने में फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन बदल लिया, इसलिए ए से बी जाने में भी माइनस में वर्क किया और बी से ए आने में भी माइनस में वर्क किया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे देखें, जैसे पेन को हम लोग ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर दिए, पेन गया और आया, ठीक है। कोई अगर ये पूछे कि बतलाओ mg कितना वर्क किया, ग्रेविटी के द्वारा वर्क क्या हुआ, पहले आप ऐसा करें, इस एग्जाम्पल को लिख लें। जब हम लोग इस एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे एक बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया अपवर्ड में, ठीक, बॉल पहले ऊपर गया ए से बी तक, ठीक है, बॉल अपवर्ड में गया, फिर लौट करके वापस ए तक आया। इसमें अगर पूछा जाए वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी कहा जाए यानी mg, वर्क डन बाय mg ऑन बॉल फॉर ए राउंड ट्रिप, ठीक ना, जहां से चला वहीं तक पहुंचने में कितना वर्क होगा, ऑप्शन है 0, नॉट इक्वल टू 0। ठीक, थोड़ा समझना बात को। मान लो ये हाइट h,
तो अगर हम लोग ए से बी के लिए mg का वर्क देखें तो mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा। तो mg और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, माइनस mgh वर्क। और mg के द्वारा वर्क देखें b से a, mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा, तब हो गया mgh। ठीक है, mg भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। अब टोटल वर्क देखें, टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा टोटल वर्क क्या होगा? तो सोच लो, ऊपर जाने में माइनस mgh और वापस आने में प्लस mgh, देखो तो जीरो ना हो गया। तो पिछला क्वेश्चन में फ्रिक्शन में ब्लॉक को हम ए से बी लेकर गए, फिर बी से ए वापस लाए, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो नहीं हुआ था, लेकिन इसमें वर्क डन बाय mg जीरो हो गया। ऐसा क्यों? तो देखो बोलेंगे ऐसा इसलिए क्योंकि बॉल ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, mg के डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं हो रहा। mg एक कांस्टेंट फोर्स, तो जब कांस्टेंट फोर्स लगेगा कोई ऑब्जेक्ट पर, यानी ना उसका मैग्नीट्यूड बदले ना डायरेक्शन बदले, तो जहाँ से जाएगा वहीं पहुँचेगा, तो ये गारंटी है कि वर्क जो है वो जीरो ही होगा। लेकिन फ्रिक्शन में क्या हो रहा था पिछले एग्जाम्पल में कि ए से बी तक फ्रिक्शन अलग डायरेक्शन में था और बी से ए वापस आने में डायरेक्शन बदल लिया, इस वजह से नॉट इक्वल टू जीरो हुआ। यानी कैसे सोचना है कि वर्क हुआ कि नहीं हुआ, अब तो आप समझ गए होंगे। ढेर सारा हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं, जाहिर है इसमें सही आंसर कौन बोलेंगे? जीरो। नोट किया जाए। चलिए आइए अब हम लोग वर्क डन बाय ग्रेविटी को समझते हैं, यानी mg के कारण जो वर्क, उसको समझते हैं। जैसे कोई ब्लॉक है इस पोजीशन में, m मास है इसका, और ये डायरेक्ट नीचे आ रहा, ठीक, h नीचे उतरा। अगर पूछा जाए इस एग्जाम्पल में कि mg कितना वर्क किया, तो बोलेंगे mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे, वर्क तो होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो mg s cos जीरो, और s के जगह तो h है ना, डिस्प्लेसमेंट तो h हुआ, mg h cos जीरो 1 होगा। अब देखें, इंक्लाइंड प्लेन है, हम लोग ब्लॉक को इसके टॉप पर रखें, ब्लॉक जो है स्लाइड करते हुए नीचे आ रहा, ठीक। पूछा गया mg के द्वारा वर्क क्या होगा, तो mg डॉट s, mg डॉट s, ठीक है, mg इधर और s इधर, ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये तो 90 माइनस थीटा, यानी mg और s के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा। mg इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, ठीक। चलो एक तो तरीका हम लोग ये सीखे कि जब भी मुझे mg के द्वारा वर्क पूछे इंक्लाइन प्लेन पर, तो ये जानते हो ना, इधर mg साइन थीटा लगता है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ,
तो ऐसे लिख दो mg साइन थीटा इंटू एस, mg साइन थीटा इंटू एस, देखो वही ना बात लिखा हुआ। या थोड़ा साइन थीटा का वैल्यू देखो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस h बाई एस इंटू एस, बोलो कितना आ गया जी, mgh। यानी कि ब्लॉक यहां से यहां आया तो कितना नीचे उतरा, h, तो mg कितना वर्क किया, mgh। इसमें भी देखो mg कितना वर्क किया, mgh। यानी ग्रेविटी का जब वर्क देखना हो ना, तो ये देखो कि ब्लॉक कितना नीचे उतरा है चाहे कितना ऊपर गया। अगर ऊपर जाए तो माइनस mgh, नीचे जाए प्लस mgh। ब्लॉक अगर इधर से भी आया तो नीचे तो h ही ना उतरा, भले डिस्प्लेसमेंट h हुआ, लेकिन डाउनवर्ड में तो h गया, तो mg के द्वारा वर्क क्या हो गया, mgh। यानी याद रखना ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क है ना, वो अपवर्ड और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। पहले आप इसको लिखें। ये सपोज कीजिए इस तरह का केस, मान लो ऐसा जो है स्लाइड बना हुआ, सपोज करो इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा, यहाँ से एक ब्लॉक को रिलीज किए, स्लाइड करते हुए फाइनली यहाँ आकर के रुक गया। कहा गया mg के द्वारा वर्क क्या होगा, बोलेंगे mgh, ठीक ना, उसको इस पाथ से कोई लेना देना नहीं। mg के द्वारा वर्क क्या होगा तो क्या बोलेंगे, mgh होगा। अब सपोज करो इस एग्जाम्पल को, एक स्फीयर है, मान लो गोल घर है, और गोल घर के टॉप पे जो है एक ब्लॉक रखा हुआ, और ये ब्लॉक फिसलते हुए जो है इस पोजीशन में आ गया। पूछा जा रहा है कि बतलाओ mg के द्वारा वर्क क्या हो। यहां से यहां आया, mg के द्वारा वर्क क्या हो, तो देखो हमको इसके पाथ को नहीं देखना, ये देखना है नीचे कितना उतरा। तो क्या करो, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दो इस वर्टिकल लाइन पर, यहां से यहां आया तो नीचे तो इतना ही ना उतरा। अगर ये हाइट मालूम हो जाए तो mg के द्वारा वर्क mgh हो गया, क्योंकि mg के जो वर्क है उसको मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से, डाउनवर्ड से, अपवर्ड से। रेडियस दिया हुआ है r, ठीक, तो पूरा r है, तो ये कितना होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो अगर ये मालूम हो जाए, सोचो, मान लो 1 मिनट के लिए इसको हम y बोल दिए, तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग cos थीटा यूज करें तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस y बाई r, यानी y हो गया r cos थीटा। तो हमको तो h निकालना है, तो r से y को माइनस कर दें, r माइनस वाई, यानी r माइनस r cos थीटा। सोचो जी, ये पता चल गया ना कि ब्लॉक यहां से यहां गया तो कितना नीचे उतरा। अब mg का वर्क पूछा जाए तो mgh, और बस h के जगह क्या लिख दें, r को कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। समझ गए ना। तो देखिए जी, चूँकि लेक्चर को बहुत बड़ा करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि एक बार में आप पढ़ नहीं पाते हैं, तो यहीं तक इसको बता रहे हैं। आगे हम लोग सीखेंगे कि स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क कैसे निकालेंगे,
फोर्स जब वेरिएबल होगा तब वर्क कैसे निकालेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, ठीक ना। पहले इस थियोरेटिकल कंटेंट को पढ़ने के बाद फिर हम लोग पावर एनर्जी पे आएंगे और टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स पे आएंगे, ठीक ना। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।